Hello students, today we will study about the effects of refraction in our surroundings. As we already have discussed about the refraction and refractive index, laws of refraction of light, ये सारा चीज हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम जो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, इस रिफ्लेक्शन के बारे में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपने ये रखनी है याद कि रिफ्लेक्शन लाइट का मतलब होता है, रिफ्लेक्शन लाइट का मतलब होता है कि लाइट बेंड हो जाती है when it changes medium and fall obliquely to the surface of another medium, तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है। कितनी बेंड होती है ये हमें बताता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जो रिफ्लेक्शन के कारण होते हैं, ठीक। जो रिफ्लेक्शन है उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं हमारे सराउंडिंग में, ये हम एग्जांपल्स बताएंगे आपको। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल है हम लिखेंगे स्टिक immersed obliquely in a bucket of water appear bended. फर्स्ट इफेक्ट ये है कि एक लकड़ी अगर आप सपोज ये आपके पास एक बकेट है या कोई भी पानी का जो एक कंटेनर है, वाटर कंटेनर है, एंड दिस कंटेनर हैज वाटर, ये पानी से भरा हुआ है। आपने क्या करना है, अपने आसपास जाकर आप ये एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हैं। आपके पास एक स्टिक है और वो स्टिक जो है आपकी इस तरह से इसमें जो है इमर्स की हुई है, ओके, दिस इज स्टिक। अगर आप यहां से देखोगे इसको, स्टिक को यहां से देखोगे तो यहां से आपको कैसी नजर आएगी? एक्चुअल में होता क्या है, रिफ्लेक्शन की वजह से ये हमें बेंडेड नजर आती है। रीजन क्या है इसका? सपोज हम यहाँ पे बता देंगे कि ये जो है यहाँ तक इस की डेप्थ है, तो यहाँ तक हम यहाँ से मैंने आपको बताया भी है कि रिफ्लेक्शन करते समय में हम एटलीस्ट दो रेज जो है, टू रेज जो है हम यहाँ से इमर्ज करेंगे, टू रेज, वन दिस इज इंसिडेंट रे वन, दिस इज इंसिडेंट रे टू, तो I1 एंड I2 जो है दो इंसिडेंट रेज जो है यहाँ से आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ से दो इंसिडेंट रेज आएंगी और यहाँ पे देखिए दीज आर द नॉर्मल्स, ओके। अब नॉर्मल है, आपने देखना है कि इसका स्ट्रेट पाथ कहाँ से होना चाहिए था, यहाँ से, लेकिन ये डेंसर मीडियम से जा रही है, DENS से, डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, ओके। यहाँ ऊपर पानी के ऊपर हवा है, वाटर से इमर्ज जब हो रही है, तो वाटर से इमर्ज होने के बाद ये इस तरह से जा रही है, तो इसमें ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड इन द सेकंड केस इस लाइट ने रे ने यहां से इस रास्ते जाना था, नॉर्मल ये है, तो ये भी डेंसर से लाइट जा रही है, तो कहां बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये जो है इस तरह से ये बेंड हो जाएगी, ओके। तो सपोज अगर मैं इसका यहां पे ये सपोज दिस इज आई है, ये मैं बताऊंगा इट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। यहां से जब बंदा देखेगा तो इस स्टिक, ये स्टिक जो है उसको थोड़ा सा बेंडेड देखेगी। रीजन क्या है, मैंने आपको ये बताया था इमेज वहां पे बन गई है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज या तो रियली इंटरसेप्ट करे या तो वर्चुअली। रियली तो ये करेंगे नहीं इंटरसेप्ट, क्योंकि ये आगे से डाइवर्ज हो रही है, ओके। हम इनको जब बैक्स की ओर प्रोड्यूस करेंगे तो यहां पे प्रोड्यूस होके देयर इज ए पॉइंट व्हिच इज जस्ट अबव द एंड ऑफ द स्टिक, और इस तरह से हमें ये जो है ऐसा अपीयर होगा, और दिस विल बी द पोजीशन ऑफ, यहां पे मैं बताऊंगा पोजीशन ऑफ इमेज, ये देखिए। तो यहां से आपने कारण देखा कि why stick appear bended to us,
क्योंकि आपने ये देखना है कि डेंसर से रियल में जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगे, जब वो मीट करेंगे वर्चुअल इमेज बनती है। यहाँ पे कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, और ये जो वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल इमेज बनती है जस्ट यहाँ पे पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे इमेज बनी, इसलिए जो स्टिक है वो थोड़ी टेढ़ी नजर आती है और बेंडेड भी नजर आती है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन। सेकंड रीजन मैं आपको बताऊंगा कि हम लिखे एक कॉइन प्लेस्ड इन ए कंटेनर ऑफ वाटर। ठीक है, appear raised, वो थोड़ा ऊपर दिखता है। सपोज देखिए हमारे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, सपोज दिस इज ए कंटेनर और इसमें जो है इसमें क्या है? पानी। ओके, वाटर रखा है और हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हमने एक कॉइन जो है वो रख दिया। ठीक, सपोज दिस इज ए कॉइन। अब देखिए यहां पे कॉइन सबसे नीचे है, हम यहां से उसको देख रहे हैं। ठीक है, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर। यहां से अगर हम इसको देख रहे हैं तो यहां से मैंने बोला था आपको दो रेज जो है आपने यहां से, सपोज ये इंसिडेंट रे 1 आ गई, दिस इज इंसिडेंट रे 2। जब इस सरफेस पे पहुंचेंगे ये रेज, क्योंकि बंदा यहां पे देखने वाला है, ठीक है, यहां पे देखने वाला है, इस पॉइंट को देखेगा, जितना ये गहरा होगा नीचे उतना नजर नहीं आएगा। इट विल अपीयर समवट हायर द पोजीशन देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। सो दिस इज द सरफेस बाउंड्री ऑफ द अनदर मीडियम। ठीक है, ये नॉर्मल हम क्या कर देंगे, इसको भी नॉर्मल। आपको ये पता है कि ये डेंसर से कहां जा रहा है? रेयर मीडियम में। जब डेंसर से रेयर मीडियम में होगा तो लाइट बेंड कहां होती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप देखो कि अगर ये जो है एक्चुअल पाथ था इसका, तो ये इस तरह से बेंड हो जाएगा, और ये जब एक्चुअल ऐसा पाथ था तो ये इस तरह से बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगे। लेकिन जब हम इसको देखेंगे कि रियल में तो ये कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, जब हम इसको बैक से प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से यहाँ पे जो है ये मिलते हुए दिखेंगे, और इनकी जो एक्चुअल पोजीशन है कॉइन की, ये थोड़ा सा हमारे पास क्या होगी? दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। ये है ऑब्जेक्ट पोजीशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की फिनोमेना से हमें ये कहां दिखता है? ऊपर दिखता है। देयर आर सो मेनी अनदर फिनोमेना जो है हमारे पास, और भी बहुत सारे फिनोमेना हैं। जैसे मैं आपको ये बताता हूं कि एक आप पॉन्ड है आपके पास सामने, उसमें क्या करोगे कि जब आप जाओगे उसको देखोगे कि ये कितना गहरा है, जितना एक्चुअल डेप्थ होगी उससे आपको कम ही जो है वो लगेगी। आप जब उसमें पाँव रखने के लिए जाओगे तो वहां पे जाकर लगोगे कि मेरा पाँव पहुंच रहा है, लेकिन अभी जो एक्चुअल पोजीशन है उसके डेप्थ की वो उससे नीचे होता है। बिकॉज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन हमें जो इमेज है, हमें इमेज थोड़ा सा वाटर में थोड़ा सा जो एक्चुअल पोजीशन होती है वहां से थोड़ा ऊपर ही बनती है, और जिसके कारण से हम ये भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप मछली को पकड़ने जाओगे अगर पानी में, तो जब मछली को पकड़ने जाओगे या कोई भी चीज होगी, आप अपने पकड़ने के लिए जाओगे तब वहां मुट्ठी बंद करोगे, वहां पे मछली होती ही नहीं। बिकॉज हम जब ओब्लिकली पानी में देखते हैं तो रिफ्लेक्शन के कारण मछली कहीं दूर होती है और हमारी जो ग्रिप बनती है वहां पे हाथ पकड़ने की, वहां कहीं और बनती है और हमें हाथ में आती नहीं मछली। हाँ, एक कारण है कि जब आप सीधा ऐसे खड़े होंगे और सीधा नीचे आप पानी में देखोगे, एट दैट टाइम you can at least observe the actual position of the fish, और आपको पकड़ने में वो आसानी हो सकती है। तो हमारे पास जो है हमारे सराउंडिंग में there are so many examples of reflection of light जो है, जिसकी वजह से हमें जो एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो जो है वो थोड़ा सा दिखता है। इसलिए रिफ्लेक्शन के केस पे वर्चुअल इमेजेस जो है हमारे आसपास बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो
इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा व्हाट आर द कंडीशन, तो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये भी एक फिनोमेना है जो कहां होता है, ऑप्टिकल मीडियम। मीडियम जो है ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली लाइटर मीडियम में, जब लाइटर मीडियम में जो लाइट पास कर रही होगी, सिंपल सी बात। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलता है कि इट इज ए फिनोमेना ऑफ sending back of light radiations into the same medium, when the light radiations fall greater than the angle of the critical angle on the boundary of the surface of another medium. हम इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इस तरह से कहेंगे। इसकी एग्जांपल जो है सिंपल है कि हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में समझाऊंगा कि ये क्यों होता है, ठीक है। सपोज मैं आपको यहां बता रहा हूं कि दिस इज ए सरफेस। सपोज इस सरफेस से नीचे जो है हमारा, सपोज करिए वाटर है या ग्लास है, कोई भी, ठीक है, यहां से नीचे और यहां से ऊपर एयर है, तो आप ये समझोगे दिस इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और ये क्या है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है। ORM ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यहां से सपोज हमारे पास यहां पे एक ऑब्जेक्ट है या स्टोन है या कुछ भी, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, ये जब हमारे पास रेडिएशन जाएगी यहां पे, ठीक है, तो सपोज मैं आपको ये बताता हूं कि इंसिडेंट रे 1 है, ओके, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस 1, और यहां पे हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। जब नॉर्मल ड्रा करेंगे तो क्या होगा, इसमें जाना कहां से चाहिए था, स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है लाइट, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो इसका जो ये रिफ्रैक्टेड रे 1 होगा, ठीक है। फिर हमारे पास देखिए ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाएं, ठीक है, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे, यहां पे नॉर्मल ड्रा हो जाएगा, इस रे ने कहां से जाना चाहिए था, यहां से, और क्या करेगी, ये इस वे से जाएगी। देखिए यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 आ गया, यहां पे देखिए दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1, यहां पे क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2। अगर इंसिडेंस का एंगल बढ़ेगा, रिफ्लेक्शन का भी एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखिए इसके और अगर हम इंसिडेंस ज्यादा कर रहे हैं, इंसिडेंट रे का और ज्यादा एंगल बढ़ा करते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पे देखो ये नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तब क्या होगा, रिफ्लेक्शन एक्चुअल में ये यहां से जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये रे जो है इट विल गो पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बाउंड्री ऑफ अनदर मीडियम। तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे 2 एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे 3, और जिस समय में इंसिडेंट रे का वो एंगल व्हेन द
refracted ray goes along the surface of another medium, then that angle of incidence is called critical angle. उस एंगल को क्या होता है? That angle of incidence is called critical angle. और critical angle क्या हुआ? It is the maximum angle of incident ray. अगर आपको कोई बताएगा critical angle क्या है? What is critical angle? आप बोलोगे it is the maximum angle of incidence when the refracted ray is perpendicular to the normal, लिख सकते हो, और लिख सकते हो goes along the surface of another medium. समझे? This is called critical angle. ओके, तो यहां पे क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्शन कितना हुआ? 90 डिग्री। देखिए यहां पे दिस इज 90 डिग्री। ओके, नाउ अब इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है? अगर हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर हम इंसिडेंट रे को ढाल दें, ठीक है, अब और एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज्यादा कर देंगे, ठीक है, सपोज हम इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे 3, ओके, दिस इज इंसिडेंट रे 4, इंसिडेंट रे 3, इंसिडेंट रे 2। अब देखिए यहां पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट रे 4 बन गया। ओके, अब हमारे पास क्या है कि इस एंगल 4 से एंगल IC पे डाला था तो परपेंडिकुलर गया था, मतलब 90 डिग्री पे। अगर और एंगल हम बढ़ा देंगे तो 90 से ज्यादा एंगल बनेगा ना रिफ्लेक्शन का। नेचुरली इंसिडेंट का एंगल बढ़ाते जाएंगे तो रिफ्लेक्शन का भी एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जब रिफ्लेक्शन का एंगल इंक्रीज होगा, अब क्या होगा? अगर उससे ज्यादा ड्रा करेंगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है विल कम बैक इनटू द सेम मीडियम दैट इज वाटर, एंड हेंस दिस रे इज कॉल्ड total internal reflection. This is called total internal reflection. ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है क्या है कि ऐसा जब एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट रे का एंगल ज्यादा होगा तो उस समय में जो रिफ्लेक्शन होगी वो उस मीडियम के पार नहीं चला जाएगी, दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, और नहीं जाने के अलावा वो क्या करेगी? The refraction जो है there will be no refraction, rather there will be reflection. Reflection, why we call this reflection? Because the incident ray is bouncing back into the same medium after encountering the surface of another medium. Because refraction जब 90 से ज्यादा होगा तो समझना वो हम रिफ्लेक्शन ही कहते हैं, ठीक है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है एक ऐसा फिनोमेना है, ये किसी जो है मटेरियल में होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा, डायमंड जो है, डायमंड हैज जो है गुड ब्रिलियंस, बट इट इज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वही रेज जब अंदर जाती है, वही जो है डिफरेंट मीडियम से वहां पे वापस आ जाती है, तो हमें वो चमकता हुआ ज्यादा दिखता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशंस क्या चाहिए इसके लिए? What are the conditions required for total internal reflection? What are those conditions? First of all, condition मैं बोलूंगा, first है light should pass, must लिखेंगे यहाँ पे, must हम लेंगे, must go लिखेंगे, from denser medium to rare medium, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि लाइट कहां से जानी चाहिए? डेंसर से रेयर मीडियम में। क्यों? क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में इंसिडेंट का एंगल हमेशा कम होता है और रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होता है? हमेशा ज्यादा होता है। इसलिए हम 90 के से थोड़ा कम अगर इंसिडेंस रखेंगे तो रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? रिफ्लेक्शन 90 से ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा होगा तो वो वहां पे वापस ही आएगा, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन क्या है कि द इंसिडेंट रे मस्ट
द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल, देखिए यहां पे हमें क्रिटिकल एंगल से छोटी रखी थी रेस I1 और I2, यहां पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुई। लेकिन जब क्रिटिकल एंगल से एंगल ज्यादा किया, इंक्रीज किया, मतलब क्रिटिकल एंगल से इज लेस देन एंगल 4, समझ रहे हो आप? अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा जब रे इंसिडेंट रे हमने फॉल किया, उस समय में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। इसलिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये भी चीज जो है ये जरूरी होनी चाहिए कि कहां पे जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। ओके, तो दिस इज अनदर टॉपिक है, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। I have another topic which is very important और अक्सर एग्जाम में भी आता है, that is refraction through a glass slab। refraction through a glass slab। एक ग्लास स्लैब के आसपास में रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, किस तरह से होता है? सपोज मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास सपोज वी हैव एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इसको मैं ABCD बता देता हूं। ठीक, दिस इज द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड हमारे पास क्या है, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे I में बोलूंगा इसको, इंसिडेंट रे I, और ये यहां पे फॉल कर रही है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखेंगे आप ग्लास है ये, ठीक है, ऊपर क्या है, एयर है, और नीचे भी क्या है, एयर है। तो यहां पे एक बाउंड्री है, यहां से रिफ्लेक्शन होनी है, यहां पे दूसरी बाउंड्री है, लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि एयर से ग्लास में आते समय में लाइटर से डेंसर मीडियम में आएगी और बेंड हो जाएगी, और ग्लास से बाहर निकलनी है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, ग्लास से एयर में जाएगी, फिर ये बेंड होगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो है होगी, लेकिन हम देखते हैं कि जब ग्लास स्लैब में हम रिफ्लेक्शन करते हैं वो कैसे किया जाता है। आप देखोगे कि इसने यहां से ये सीधा पास होना चाहिए था लाइट का, बट रेयर से डेंसर में आ रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल आएगी। ये आपने पहले पढ़ा है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल का मतलब अपने रास्ते से अंदर आएगी, नॉर्मल की ओर आएगी। ठीक है, तो दिस विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 इसको बोलेंगे, और ये जो है रिफ्लेक्टेड रे होगी, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, जब ये रे यहाँ पे आई तो ये फिर से क्या आ गया, नॉर्मल, क्योंकि अब इस रे ने दूसरे मीडियम में एंट्री करनी है, तो यहाँ पे नॉर्मल होगा। अब ये कहां से जाना चाहिए थे इस रे में, सीधा दिस वे। ओके, समझ रहे हो, सीधा इसमें निकल जाना चाहिए था, बट अब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, नाउ इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो ये इस वे से जाएगी। ओके, हम इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, तो हम इसको E से डिनोट कर सकते हैं, इमर्जेंट। और यहां पे जो एंगल बना, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, E स्मॉल e हम लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। और यहां पे जो एंगल बनेगा, दिस इज रिफ्रैक्शन 2 एंगल। ओके, तो इस तरह से हमारे पास हो जाती है। ये आपका स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी है, और एक्सपेरिमेंट करना होगा, आपने क्या करना है, यहाँ पे एक पिन लगानी है और यहाँ पे दूसरी पिन लगानी है। आपने वो पेपर पिन भी लगा सकते हैं। इन पिन का कम से कम 5 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस होना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से झुककर देखोगे इस ग्लास स्लैब के अंदर इन दो पिन के, ये अगर पिन 1 है, ये पिन 2 है, आपने यहाँ पे देखकर लाइन में जो है पिन 3 लगा देनी है और पिन 4, इनको ज्वाइन करोगे तो आपको ये आ जाएगा।
आप इसको कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। कोई ग्लास में मिलेगा तो आप देख सकते हैं कि इन पेन की डायरेक्शन दिखेगी तो लाइन में, लेकिन होंगे ये थोड़ा सा अलग से। आप देखिए हम लिखेंगे लेट द ग्लास स्लैब क्या है, ए बी सी डी है, ठीक है। ए बी सी डी जो है हम ड्रॉ किया हुआ है। हम लिखेंगे एट सरफेस डीसी। सबसे पहले कौन सी सरफेस है, डीसी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे आना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ने क्या बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखेंगे, ठीक है। जी फॉर ग्लास एंड ए फॉर एयर लिखूंगा मैं, क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल R1। देखिए I और R1 एंगल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा साइन ऑफ एंगल I अपॉन साइन ऑफ एंगल R। हम लिखेंगे अगेन अप्लाई स्नेल्स लॉ एट सरफेस AB पे लगाइए, ये रे आ रही है और ये जा रही है, ठीक है। तो मैं लूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास होगा, ठीक है। जब अब ग्लास से एयर जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा इसका, साइन ऑफ एंगल, यहां पे कौन सा एंगल है, R2 अपॉन साइन ऑफ एंगल E। ये वाला एंगल कौन सा है, इमर्जेंट, ठीक है। दिस इज इक्वेशन। अब इसको ये भी लिख सकते हैं, देखिए मैंने बोला था कि अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन हो जाएगा साइन ऑफ एंगल R2 अपॉन साइन ऑफ एंगल E। रेसिप्रोकल हो जाता है और फाइनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर जो आ जाएगा साइन ऑफ एंगल E अपॉन साइन ऑफ एंगल R2 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब देखिए लिखेंगे बट एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल R2। ये एंगल R1 और एंगल R2 क्या है, ये इक्वल है। व्हाई दे आर इक्वल, देखिए यहां पे ये और ये सरफेस क्या है, पैरेलल है, ओके। तो नॉर्मल भी क्या होगा इसका, इस पे ये दो नॉर्मल का मतलब इस पैरेलल सरफेसेस पे परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, तो ये आपस में नॉर्मल भी क्या होंगे, ये भी पैरेलल है ना, ठीक है, ये भी पैरेलल है। देखिए ये नॉर्मल में ड्रा कर दूंगा, दे विल आल्सो बी पैरेलल। और अगर हमारे पास इस नॉर्मल से इस नॉर्मल तक कोई रे आती है तो ये क्या होगी, इट विल बी ट्रांसवर्सल। ये क्या होगी यहाँ पे, ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल अगर होगी तो इसके जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, ये इक्वल होता है। अगर ये R1 है और ये R2 है तो दे आर इक्वल एंड दीस एंगल्स आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स। क्या कहते हैं इनको, ALTERNATE, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो therefore मैंने कहा therefore रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, ऐसे लिखूंगा मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल E अपॉन साइन ऑफ एंगल R2 की जगह क्या लिख लूंगा, R1 ही लिख दूंगा क्योंकि R1 और R2 बराबर है, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो मैं लूंगा फ्रॉम देखिए यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। ये देखिए क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एंगल I अपॉन साइन ऑफ एंगल R1, ठीक है, ये है इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल E अपॉन साइन ऑफ एंगल R1, ये भी R1 हो जाएगा। तो साइन ऑफ एंगल R1 और साइन ऑफ एंगल R1 देखिए यहाँ पे ये डिवाइड में है, या ये डिवाइड में आगे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में साइन ऑफ एंगल I इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल E अपॉन साइन ऑफ एंगल R1 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में आगे जाके जाएगा तो साइन ऑफ एंगल R1 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो ये आएगा साइन ऑफ एंगल I इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल E, ठीक है, ये आ गया। और ये तभी बराबर होगा जब एंगल I इज इक्वल टू एंगल E इक्वल होगा, ठीक है। एंगल I और एंगल E क्या होगा, इक्वल। तो इस रिलेशनशिप पे हमें ये लगता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस।
नो मैटर हाउ द लाइट रे हैव बीन रिफ्रैक्टेड, लाइट कितनी भी रिफ्लेक्ट हुई होगी, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस इन केस ऑफ ग्लास स्लैब। तो ये जो है डेरिवेशन आपने देखा। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। जो इन सभी टॉपिक के जो नोट्स होंगे आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप उन नोट्स को ले सकते हैं यूट्यूब में। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि अगर कोई भी आपकी क्वेरीज होगी तो आई विल इंटरेक्ट विद यू।